हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी 2022 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी तैयारी आप लोगों की चरम पर होगी। इस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन और धारदार बनाने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। देखिए, तैयारी में स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद स्टूडेंट एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत होती है। किस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका भी अलग अलग मानदंड है। 4 महीने पहले की तैयारी की स्ट्रेटजी अलग होती है, 2 महीने पहले की अलग होती है। अभी जब एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, तो इसमें एक अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी। उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक टाइम टेबल आप बना लें, एक हफ्ते का। इस तरह का टाइम टेबल बनाएं जिससे आप का जो सिलेबस है वो पूरा 7 दिनों में अच्छे से रिवाइज हो जाए। सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं वो आपकी नज़रों से गुजर जानी चाहिए, है ना? क्योंकि पहले आपने कितना भी पढ़ रखा है, अगर पहले क्या पढ़ा हुआ इन 7 दिनों में आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं किया, तो वो पढ़ाई आपकी ज़्यादा काम नहीं आएगी। इसलिए अभी की पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो क्षण है, ये जो समय है, बहुत ही निर्णायक समय है। इसमें बहुत सावधानीपूर्वक आपको तैयारी को अंजाम देना है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको एक दिन में पढ़ना चाहिए। मतलब 5 से 6 सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़ें और उनका फास्ट रिवीजन करें। ऐसा करने के 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। एक तो जब हम एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे समय का सही यूटिलाइजेशन होता है। कई बच्चों को देखता हूँ कि एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, है ना? आप अंतर देखें, एक स्टूडेंट एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहा है। एक स्टूडेंट है, वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं बच्चे, है ना? तो टाइम का सही यूटिलाइज कब होगा? जब आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट, 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि हमारा सिलेबस समय पर पूरा हो जाता है। हम जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो इन सभी फायदों के कारण हम जो है ऐसा करते हैं, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अभी जो समय है इसमें आपको ऐसे फैक्ट बार बार रिवाइज करना है जिनको आप भूल रहे हैं, है ना? फैक्ट मतलब नाम है, संविधान के अनुच्छेद हैं, इकोनॉमी के आंकड़े हैं, ईयर हैं, डेट हैं। इनको जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, हम जल्दी जल्दी इनको भूलते हैं, इसलिए इनका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन देते हैं बहुत क्लोज ऑप्शन देते हैं। जैसे डेट दे दी उन्होंने, लगातार डेट दी। एक बार क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो उसमें डेट दी गई थी 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी। 1950 तो सभी को पता है। तो 25, 26, 27, 28 जनवरी, ऐसी 4 डेट उन्होंने दी थी। अब अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, क्लियर अगर किसी को मालूम नहीं है, तो वो जो है क्वेश्चन वहाँ पर सही नहीं कर सकता, गलत करके आ जाए। इसलिए जितनी बार आप इनको अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आपको एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, तुरंत जो है आपको स्ट्राइक होगा, क्लिक होगा और आप उस आंसर को सही कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ तो आप ये मानो कि आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारा तुक्का सही नहीं होता है। तो तुक्का कैसे सही होगा? सीधी सी बात है कि 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें केवल एक ही आंसर सही होता है, 4 गलत होते हैं। तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है, प्रायिकता ज़्यादा होती है, तो तुक्का सही होने का सवाल नहीं है। कभी कभी तो ये होता है कि 2 ऑप्शन में अगर कन्फ्यूजन हुआ तो भी आंसर गलत हो जाता है।
इसलिए जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को, फैक्चुअल चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा और चीज़ें याद रहेंगी और वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है ज़्यादा ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज करें, नई चीज़ कोई नहीं पढ़ें, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं उन्हीं को ही जो है रिवाइज करना है, ना तो कोई नए नोट्स पढ़ें, ना कोई नई बुक पढ़ें। जो आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो नोट्स पढ़ रखे हैं, जो बुक पढ़ रखी हैं, उन्हीं को जो है आपको रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखें। करंट अफेयर्स के अलावा, करंट अफेयर्स तो नया पढ़ना पड़ता है, बाकी चीज़ें नई आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का रहता है कि सर इस बार पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा, ये ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो इसके संबंध में इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई नहीं जानता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इस बार। 2020 में टफ आया, एनालिटिकल आया, 2021 का पेपर एकदम सीधा-सीधा आ गया, फैक्चुअल आ गया, तो इस बार कैसा आएगा? कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ तक कि जिसने पेपर बनाया है, वो भी नहीं बता सकता क्योंकि 3-4 लोगों का पेपर होता है, 3-4 लोग पेपर बनाते हैं। उसमें से किसी एक का पेपर सिलेक्ट होता है, तो जिसने पेपर बनाया है वो भी नहीं कह सकता कि मेरा पेपर आने वाला है ना? तो इस पर विचार करना व्यर्थ मैं समझता हूँ। आपको जो भी सिलेबस दिया गया है प्री का, उसको विस्तृत रूप से तैयारी करना है, व्यापक रूप से उसकी तैयारी करना है, एनालिटिकल तरीके से और फैक्चुअल तरीके से, दोनों तरीके से उसकी तैयारी की जाती है ब्रॉड वे में। अब यहाँ पर बात आती है कि एनालिटिकल तैयारी कैसे करें, फैक्चुअल तैयारी कैसे करें, है ना? ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें ही एमपीपीएससी में आती हैं, यूपीएससी में एनालिटिकल चीज़ें आती हैं। लेकिन अब आजकल जो है फैक्चुअल भी पूछ रहा है एमपीपीएससी में, कुछ चीज़ें एनालिटिकल भी पूछ रहा है। फैक्चुअल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किसने इसकी स्थापना की, है ना? तो इस तरह की फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। यहीं से अगर हम एनालिटिकल एनालिटिकल की बात करें तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्य समाज में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, आर्य समाज में किस पर बल नहीं दिया गया। तो इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं के बारे में पूछ लिया कि भाई कौन सी योजना थी, कौन सी नहीं थी। ये तो हो गया फैक्चुअल। अब यहीं से एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे दोआब में कर वृद्धि उसने जो की थी, वो क्यों की थी, कितनी कर वृद्धि की थी, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों चलाई थी, उसका क्या कारण था। तो ये इस तरीके से फैक्चुअल और एनालिटिकल चीज़ें आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं। जैसे यूपीएससी में अभी ये पहले भी कोई बेसिक जो चीज़ है उसको करंट से अपडेट करके पूछ लेता है, वो चीज़ अब यहाँ पर भी हो रही है। जैसे 2020 में फ्रैंक एंथोनी का क्वेश्चन पॉलिटी में आया था, तो फ्रैंक एंथोनी का कोई ना कोई चर्चा में था। एंग्लो इंडियन थे, वो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो उन्हीं के प्रयासों से संविधान में जोड़ा गया था और उसी समय एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया है, 104 अमेंडमेंट आया था जिसके तहत एंग्लो इंडियन संबंधी जो प्रावधान उसको हटा दिया गया, 10 वर्ष के लिए उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय था, इसलिए फ्रैंक एंथोनी का क्वेश्चन आया, वो एमपी से रिलेटेड भी है, एमपी जबलपुर के रहने वाले थे। तो ये है करंट से अपडेट करके क्वेश्चन पूछने का जो प्रचलन है वो काफ़ी एमपीपीएससी में आ गया है, जो यूपीएससी में काफ़ी पहले से है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट हम ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ें, ये भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, क्वेश्चन बच्चे करते हैं। तो इसमें यह है कि वेटेज जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा पढ़ना है। जैसे एमपी जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है तो उसको रेगुलर ही पढ़ना है, रोज़ ही पढ़ना है। 30 से 35 क्वेश्चन एमपीपीएससी के लगातार आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और रोज़ उसको रिवाइज करना है ना। इसमें 5 इसमें पोर्शन है एमपीजीएस में। एक तो हिस्ट्री है, एमपी हिस्ट्री है, एमपी कल्चर है, एमपी का ज्योग्राफी है, एमपी का इकोनॉमी है, एमपी का पॉलिटी है। तो इन पाँचों से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि किससे ज़्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, आपको पाँचों सेक्शन अच्छे ढंग से एमपी के पढ़ना है। इसके बाद आगे फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। उसमें कुछ एमपी करंट अफेयर्स भी आता है, कुछ नेशनल इंटरनेशनल भी आता है। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स नया ही रहता है, हर साल नया आता है, तो उसको भी आपको रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि नई चीज़ है, वो पहले से आपने कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ, पेपर वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत इसमें रहेगी। जो पेपर नहीं पढ़ते तो उनको और ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको और ज़्यादा रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इसको भी पढ़े आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।
सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा एक करंट अफेयर्स प्रॉपर व्यवस्थित करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे मोबाइल ऐप पर जो है उपलब्ध है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। मैं समझता हूँ कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। पिछले वर्षों में भी हमने करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया है और लगभग बच्चे काफ़ी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि उससे बाहर बहुत कम आता है ना। लगभग लगभग जो भी करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कराते हैं उससे कवर हो जाता है, मैक्सिमम कवर हो जाता है ना। उससे बाहर बहुत कम करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आयोग वाली जो यूनिट है, यूनिट 10, वो ऐसी यूनिट है जिसमें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। यानी आपको मेहनत कम करना है और उससे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहें 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप अच्छे ढंग से उसको कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही चले जाएंगे। उसके लिए एक टेबल आप बना सकते हैं, एक अच्छी व्यवस्थित टेबल बना लें जिसमें सभी आयोगों का मेंशन कर लें। तो उस टेबल के जरिए आप जो है 2 से 3 घंटे में उसको सारे आयोग रिवाइज कर सकते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर होता है, क्योंकि सभी के जो सदस्य हैं उनकी कार्यकाल है, उनकी अधिकतम आयु अलग अलग है, उनकी नियुक्ति संबंधी समितियाँ, उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष में कन्फ्यूजन होता है। नियुक्ति कौन करता है, कहीं पर राष्ट्रपति लिखा है, कहीं पर केंद्र सरकार लिखा हुआ है, कहीं पर राज्यपाल लिखा है, कहीं पर राज्य सरकार लिखा हुआ है। रिपोर्ट किसको देते हैं, कहीं पर राष्ट्रपति लिखा है, कहीं पर केंद्र सरकार लिखा है। वैसे हालांकि मैंने बताए हुए हैं चीज़ें, जो क्लास के दौरान बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ कोड वगैरह बताएं। तो इस तरीके से जो है उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत है, नियुक्ति है, कार्यकाल है, अधिकतम आयु है, हटाने संबंधी प्रावधान है, रिपोर्ट है, कार है, इनको लेकर कन्फ्यूजन बहुत है। इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा आप कन्फ्यूज हुए तो क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएगा। तो इसकी एक टेबल बना लें अच्छे से, उस टेबल के जरिए आप फटाफट इनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट आती है 9, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे भी 7 से 8 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, इनका लेवल ज़्यादा होता है, तो इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो यहाँ से कवर हो जाएंगे क्वेश्चन कई को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उसको जो है आपको सही ढंग से अच्छी तरह पढ़ना है। पिछले बार जो है रोबोटिक और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछे गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से इस बार क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना है, उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। अब बची हुई जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि भाई मॉडर्न नहीं पूछे। कभी आपको एंशिएंट मिडाइवल पूछ ले तो आप मुझसे कहेंगे सर आपने तो बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है, उसने तो एंशिएंट ज़्यादा पूछ ली। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी एंशिएंट मिडाइवल भी आपको पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा आती है, तो उसको ज़्यादा आपको पढ़ना है। इकोनॉमी से भी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसको भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस है तो साइंस में बायो ज़्यादा पूछ रहा है, केमिस्ट्री कम पूछता है, फिजिक्स भी कम पूछ रहा है, लेकिन उनको भी पढ़ना पड़ेगा, बायो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अदर भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पोर्ट्स में करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, फिर कृषि आधारित तकनीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण है, आपदा प्रबंधन है ना, तो यहाँ से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी थारो स्टडी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट अभी तक नहीं पूछ रहे हैं या कम पूछ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से छोड़ना सही नहीं होगा। हो सकता है अभी तक नहीं पूछ रहे हो लेकिन इस बार आ जाए, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनको पूरी तरीके से नहीं छोड़ें, उनको पढ़ें ज़रूर, लेकिन ज़्यादा फोकस उन पर करें जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं टॉपिक या सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं अगले आगे कि ऐसा कोई अभी काम आपको नहीं करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, है ना। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत निर्णायक क्षण है, इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको तैयारी करना होती है। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो, लूज हो। जैसे डिस्कशन, इस समय मैं देखता हूँ कि बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं, पूछने लगते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ आपको अभी नहीं करना है, अभी समय नहीं है, ये डिस्कशन का समय 1 महीने पहले रहता है। ना तो किसी से प्रश्न पूछें और ना ही किसी को प्रश्न पूछने दें। कोई नया टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करें, पुराने जो पेपर आपने सॉल्व कर रखे हैं उनको
सॉल्व कर लें, उनका रिवीजन कर लें। जो टेस्ट पेपर में मॉडल पेपर होते हैं उनको रिवाइज करना है, उनको करें, लेकिन नया कोई टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करें, क्योंकि नया टेस्ट पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई ऐसा पेपर आपके हाथ लग जाएगा जिसमें टफ क्वेश्चन होंगे, ऊटपटांग क्वेश्चन होंगे, और वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसका बैड इम्पैक्ट जो है आपके एग्जाम में पड़ेगा और आपका एग्जाम प्रभावित हो जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन बाधित हो जाएगा। इसलिए नया टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना है जो आपको डिमोटिवेट करता हो, डिमोरलाइज करता हो। ऐसे व्यक्ति से बात करना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, है ना। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो आप अपने शुभचिंतक से बात कर सकते हैं, एक अपने जो टीचर हैं आपके, जो जिससे आप बहुत क्लोज हैं, उनसे बात कर सकते हैं। घर में किसी सदस्य से बात कर सकते हैं जिनसे बात करने में आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ऐसे किसी शख्स से बात नहीं करें जिससे आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है या वो आपको मोटिवेट नहीं करता है। इसके बाद मैं आगे हेल्थ संबंधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय में। ये जो समय है इसमें हेल्थ का ध्यान बहुत रखा जाता है, क्योंकि आपकी अगर अच्छी तैयारी है और हेल्थ आपका अच्छा है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छी तैयारी होने के बावजूद अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप बीमार हो गए, ऊपर वाला ऐसा ना करे कि कोई बीमार हो, लेकिन अगर कभी बीमार आप हो गए तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। कहते हैं साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए आपको हमेशा हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखें। इसके लिए अभी जो गर्मी पड़ रही है, आगे गर्मी बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है एग्ज़ाम तक जो है, तो इसमें जो है आपको बाहर नहीं निकलना है ना। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें, वो भी सुबह शाम। दोपहर में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। बाहर का खाना, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, हेल्दी फूड लेना है, नॉर्मल खाना खाना है। इसमें दूध है, फ्रूट है, बादाम है, अंकुरित अनाज, इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, है ना, नींबू पानी है, जूस वगैरह, इसका ज़्यादा आपको यूज करना है। समय पर खाना खाएं। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के चक्कर में खाना नहीं खाते हैं टाइम से, पढ़ते रहते हैं, है ना। तो आपको पढ़ने के साथ साथ जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। खाना टाइम से खाना है और टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। कई बच्चों की हैबिट होती है, ऐसी दिनचर्या होती है कि वो रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं। तो इससे क्या है, आपकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती है तो फ्रेश नहीं रहते हैं। इससे जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो प्रॉपर चीज़ें गेन नहीं होती हैं, समय लगता है चीज़ों को रिवाइज करने में, है ना। तो फ्रेश रखने के लिए भरपूर नींद लेना ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे आपको अभी सोना चाहिए, है ना। टाइम से सोना चाहिए, 12 से 1 बजे तक सो जाएं और 6 से 7 बजे सुबह उठ जाएं, ठीक है। जिनकी रात में पढ़ने की दिन में सोने की दिनचर्या है, उसको चेंज कर लेना चाहिए, अभी समय है। क्योंकि पेपर तो दिन में ही होना है, रात में तो होना नहीं है पेपर, और आप दिन में तो सोते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों का पेपर ही छूट गया, जग ही नहीं पाए सुबह, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं है सुबह जल्दी जगने की। तो अभी ये दिनचर्या जो है उसको सही कर लें, है ना। रात में टाइम से सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में आपको फ़ायदा उसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपनी दिनचर्या आपको बनानी है, और इस तरह से आप अगर करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है निश्चित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम देते समय किस तरह की सावधानियाँ आपको बरतना है, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते समय जो है गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे उनका जो सिलेक्शन है प्रभावित हो जाता है। इसलिए जो है मैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में सावधानियाँ बरतते हुए एग्ज़ाम देना है। तो सभी को शुभकामनाएँ, गुड लक, जय हिंद, थैंक यू।